हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट थर्ड वीडियो में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। आज हम लोग प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित नियमों को देखेंगे, जिसे हम लोग अपवर्तन का नियम कहते हैं। अपवर्तन का नियम कहते हैं। अपवर्तन का नियम, प्रकाश के अपवर्तन का नियम कहते हैं। अंग्रेजी में कहेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। नियम होते हैं। मैंने आपको बताया है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है। मान लीजिए आपका कांच है, एक पारदर्शी माध्यम है, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर यह वायु है, ठीक है। एक पारदर्शी माध्यम यह है, दूसरा पारदर्शी माध्यम यह है। तो जब कोई प्रकाश की किरण इस एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है, तो अपने दिशा में परिवर्तन करती है, और यही दिशा में जो परिवर्तन होने की घटना है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये मैंने बता रखा है। तो यहाँ जो आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये आपकी आपतित किरण है, यह आपका अभिलंब है, यहाँ ये आपतन बिंदु है। तो जब यह देख रहे हैं, यहाँ पर वायु से जब ये कांच में प्रवेश करेगी तो ये अभिलंब के तरफ मुड़ जाएगी, ठीक है। तो देखे ना, यहाँ पे दिशा में परिवर्तन हुआ, और यही दिशा में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो इसी से संबंधित यहाँ पे दो नियमों को हम लोग जानने वाले हैं। तो कौन कौन से दो नियम है? तो पहला नियम देखिए क्या है। ये आपकी आपतित किरण है, और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब यह है, और अपवर्तित किरण, तीनों क्या है, एक ही समतल में है ना। तो पहला नियम ये हो जाएगा कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, या आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ऐसे भी लिख सकते हैं, आपतन बिंदु पर अभिलंब, और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं, ठीक है। तो ये पहला नियम हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है इसका नियम, यहाँ पे ये आपका क्या है, आपतन कोण है, इसे आई से सूचित करते हैं। ये क्या है, आपका अपवर्तन कोण है, इसे हम लोग आर से सूचित करते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं दूसरे नियम में कि किसी या किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण, प्रकाश के किसी विशेष वर्ण का मतलब यहाँ कलर से है, यानी प्रकाश की किरण किसी विशेष रंग की हो, उसके लिए विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया, यानी कि उसका साइन वैल्यू है ना, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, ये सब हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं, मैथ्स के त्रिकोणमिति चैप्टर में पढ़ते हैं। तो अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में। आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। देखिए, अगर मैं बात करूं आपतन कोण की जया की, तो ये आपका देखो एंगल आई है, आपतन कोण एंगल आई है, तो इसकी जया का मतलब है उसका साइन वैल्यू,
है ना, संक्षेप में ज्या यानी कि साइन को SIN लिखा जाता है। तो आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन आर, इन दोनों का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है। तो ये जो आप अपवर्तन का जो दूसरा नियम देख रहे हैं ना, इसको हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कह सकते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे नोट में, आप लिख लेना कि अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। ऐसे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसको विस्तृत रूप से समझते हैं। यहाँ हमने बताया कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो होता है एक नियतांक होता है। क्या होता है? एक नियतांक होता है। अब यह एक नियतांक किसके बराबर होता है? चलिए अब इसको हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं ये वायु जो है ना, ये आपका माध्यम पहला है, माध्यम एक है, ठीक है। और इस माध्यम एक का हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि इस माध्यम एक का जो है अपवर्तनांक जो है N1 है, ठीक है। और ये जो है आपका माध्यम दूसरा है, कांच जो है आपका क्या है? माध्यम दूसरा है, ठीक है। और इसका अपवर्तनांक हम लोग मान लेते हैं N2 है, ठीक है। अपवर्तनांक कहिए या फिर निरपेक्ष अपवर्तनांक कहिए, ये N1 और N2 क्या है? दोनों अलग अलग माध्यमों के यहाँ पर अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक है। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो एक नियतांक है, लिख सकते हैं कि जो एक नियतांक जो हो रहा है यह किसके बराबर होता है? लिख देंगे कि यह नियतांक जो हो रहा है, यह नियतांक माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक कौन सा अपवर्तनांक हो जाएगा? तो माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होगा उसे हम लोग N21 से सूचित करेंगे। मैंने आपको बता रखा है, पिछले वीडियो में हमने देखा था, N21 हो जाएगा, ठीक है, के बराबर होता है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर ये कैसे बराबर होता है? तो मैंने यह भी साबित कराया था कि दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक जो था हमने देखा था, है ना, निरपेक्ष अपवर्तनांक का अनुपात जो होता है वह क्या कहलाता है? आपका अपेक्षिक अपवर्तनांक कहलाता है। और यह अपेक्षिक अपवर्तनांक मैंने साबित करा के दिखाया था कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। मैंने बताया था ना, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के बराबर होता है, ये मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं कि साइन आई बटा में साइन आर बराबर N21, या हम लोग लिख सकते हैं साइन आई बटा में साइन आर बराबर में C1/C2 भी ले सकते हैं। C1/C2 किसके लिए? क्योंकि इसके बराबर होता है, माध्यम एक में प्रकाश की चाल बटा माध्यम दो में प्रकाश की चाल। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं साइन आई बटा में साइन आर बराबर में, इसका वैल्यू मैंने बताया था N2/N1, यानी माध्यम दो का निरपेक्ष अपवर्तनांक में भाग कर देंगे माध्यम एक के निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा N1 साइन आई बराबर में N2 साइन आर। तो यह दोनों है क्या? N1 और N2। तो N1 क्या है? माध्यम एक का निरपेक्ष अपवर्तनांक है, और साइन आई आपको पता है आपतन कोण है, आपतन कोण की ज्या है। और N2 क्या है? माध्यम दो का निरपेक्ष अपवर्तनांक है, और साइन आर क्या है? अपवर्तन कोण की ज्या है। और यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से हो जाएगा C2 साइन आई बराबर में C1 साइन आर। C2 क्या है? माध्यम दो में प्रकाश की चाल है, और C1 क्या है? माध्यम एक में प्रकाश की चाल है। तो यहाँ जो ये आ रहा है N1 साइन आई इक्वल टू N2 साइन आर, यह आपका स्नेल के नियम का सममित रूप है, सिमेट्रिक रूप है, सममित रूप है,
ठीक है, ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रिज्म के बारे में। ये आपकी जो आकृति देख रहे हैं ना, ये आपका क्या है, प्रिज्म है। चलिए तो प्रिज्म को पहले परिभाषित कर देते हैं, फिर हम इसके विभिन्न भागों को समझेंगे। प्रिज्म, अंग्रेजी में भी इसे प्रिज्म ही कहते हैं। चलिए देखते हैं प्रिज्म होता क्या है। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि ये समतल सतह, ये जो देख रहे हैं ना, समतल सतह एक कोण पर झुके हुए हैं, ठीक है, और इनसे ये घिरा हुआ जो पारदर्शी माध्यम है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं, है ना। समतल सतहों को इसमें सटाकर एक किसी विशेष कोण पर रखकर एक पारदर्शी माध्यम बनाया गया है, यही आपका क्या कहलाएगा, प्रिज्म कहलाएगा। तो इसे हम लोग ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, किसी कोण पर झुके, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों, दो समतल पृष्ठों के बीच, समतल पृष्ठों के बीच घिरे घिरे किसी पारदर्शक पारदर्शक माध्यम को, पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं, ठीक है, ये प्रिज्म कहलाएगा। ठीक है, ये दो समतल सतह, एक इधर से है एक इधर से है, एक विशेष कोण पर झुके हैं और यह एक पारदर्शी माध्यम बन गया है, और यही पारदर्शी माध्यम क्या कहलाएगा, आपका प्रिज्म कहलाएगा। यानी कि इससे प्रकाश की किरण आसानी से पार कर सकती है, तभी तो यह पारदर्शी माध्यम है। चलिए अब ये जो देख रहे हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा खड़ा करके इस फिगर को अपने आप से अपने अनुरूप बना लेते हैं। ठीक है, हम लोग इसको अपने अनुरूप यहां पे बना लेते हैं। यही चित्र को मैं यहाँ पे फिर से इसको अपने अनुरूप यहाँ पे बना लेता हूं, ताकि आपको मैं बहुत सारी बातें जो है इसमें समझा सकूं। इसके बहुत सारे भाग हैं, उनको हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ पे एक प्रिज्म बना लेता हूं और इसके विभिन्न भागों के बारे में समझेंगे और उनके नामकरण भी क्या करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग इसके नाम कुछ दे देते हैं। यह है ए, यह है बी और यह है सी। ठीक है, यहां देते हैं ए डैश, बी डैश, सी डैश। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, इसमें हमारा पहला टॉपिक होगा यहाँ पे। इसके भाग, हम विभिन्न भागों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपवर्तक पृष्ठ की। अपवर्तक पृष्ठ क्या कहलाता है, अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस। रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या होते हैं, चलिए रिफ्रैक्टिंग सरफेस की बात करते हैं। तो देखिए हम लोग देखें कि यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि दो समतल पृष्ठ होते हैं, एक ये हो गया और एक इसके पीछे से एक विशेष कोण पर झुके हैं, और इन्हीं पृष्ठों से क्या होती है कि प्रकाश की किरणों का आवागमन होता है। मतलब इधर से आती है, इधर से निकलती है, ऐसे इधर से आती है और इधर से निकल जाती है। तो प्रकाश की किरणों का आवागमन इन्हीं दो पृष्ठों से होता है। ठीक है, तो इन्हीं दो पृष्ठों को हम लोग क्या कहेंगे, अपवर्तक पृष्ठ कहेंगे। अगर मैं इस फिगर में बात करूं तो अपवर्तक पृष्ठ आपका कौन है, तो देखिए ये ए बी, बी डैश, ए डैश, ये वाला, और इधर ये वाला ए सी, सी डैश, ये वाला। यहां से इस पे प्रकाश की किरण आएगी, इधर निकलेगी, या इधर से आएगी तो इधर निकलेगी। ठीक है, इसमें भी प्रकाश का अपवर्तन ही होगा क्योंकि माध्यम बदल रहा है, समझ रहे ना बात को। तो इन्हीं दोनों पृष्ठों से आएंगी, तो इन्हीं दोनों पृष्ठों को क्या कहेंगे, अपवर्तक पृष्ठ कहेंगे। ए बी, बी डैश, ए डैश, और ए सी, सी डैश, ए डैश। तो यहाँ पे हम लोग लिख देख सकते हैं कि प्रकाश का आवागमन, प्रकाश का आवागमन इनके, किनके, प्रिज्म के जिन दो कह सकते हैं, फलकों कह सकते हैं या पृष्ठ भी कह सकते हैं, दो
फलकों से होते हैं या होता है उन्हें अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं, ऐसे हम लोग इसे परिभाषित कर सकते हैं। यानी कि अपवर्तक पृष्ठ कौन है? ए बी बी डैश ए डैश, और दूसरा कौन हो जाएगा? ए सी 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 डैश ए डैश, ये वाला और ये वाला। यानी यहाँ पे देखो, इसमें अगर मैं यहाँ पे नाम दे दूं ए बी सी, यहाँ दे दूं ए डैश, और ये नीचे यहाँ पे जो है बी डैश दे दूं, और यहाँ पे दे दूं सी डैश। ये आपका ए डैश है, ये बी डैश है, ये सी डैश है। तो अपवर्तक पृष्ठ यहाँ पे देखो, ए बी बी डैश ए डैश, ये वाला पीछे वाला, और ये सामने वाला होगा ए सी सी डैश ए डैश, ए सी सी डैश ए डैश। समझ गए ना? चलिए अगला हम लोग बात करते हैं, इसके बाद अपवर्तक कोण के बारे में। एक एक करके बात करेंगे। अपवर्तक कोण, ठीक है, अंग्रेजी में कहेंगे रिफ्रैक्टिंग एड्स। क्या होता है रिफ्रैक्टिंग एड्स? ठीक है, तो ये जो आप पृष्ठ देख रहे हैं ना, अपवर्तक पृष्ठ, इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होगी ना, ये जिस सरल रेखा पे ये दोनों मिलती हैं, यानी कि ए डैश ये वाली, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? अपवर्तक कोण कहेंगे। ये सतह और ये सतह जिसके द्वारा मिल रहा है, वही आपका क्या कहलाएगा? अपवर्तक कोण कहलाएगा। तो लिखेंगे अपवर्तक पृष्ठों को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं? अपवर्तक कोण कहते हैं। अपवर्तक कोण कहते हैं। यानी अपवर्तक कोण यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए डैश, ये वाला, समझ गए ना? ये वाला दोनों को मिला रहा है, इसको अपवर्तक कोण कहते हैं। चलिए अब प्रिज्म का कोण क्या होगा, इसके बारे में बात करते हैं। प्रिज्म का कोण अंग्रेजी में कहेंगे एंगल ऑफ द प्रिज्म। प्रिज्म का कोण कैसे परिभाषित करेंगे? तो देखिए, जो आपके अपवर्तक पृष्ठ हो रहे हैं ना, उनके बीच का जो कोण होगा यह, ठीक है, ये क्या कहलाता है? प्रिज्म का कोण कहलाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अपवर्तक पृष्ठों के बीच का कोण प्रिज्म का कोण कहलाता है। प्रिज्म का कोण कहलाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो एंगल ए है, ये आपका प्रिज्म का कोण कहलाएगा। ए डैश को भी प्रिज्म का ही कोण कहेंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों का मतलब एक ही है, ये दोनों कोण समान ही होते हैं। जनरली ये जो आप प्रिज्म जो लेते हो, ये प्रिज्म जो होता है, ये जो त्रिभुजाकार भाग जो देख रहे हैं ना, ये हमेशा एक कैसे रूप में होता है? तो यह हमेशा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज के रूप में होता है। इसलिए हमेशा जनरली 60 डिग्री का ही एक कोण लिया जाता है। जनरली जितने भी प्रिज्म होते हैं अधिकतर वो आपके ये ट्रायंगुलर ही रहते हैं। ये जो एबीसी आप ट्रायंगल देख रहे हैं, ये जो ट्रायंगल है, ये किस तरह का रहेगा? तो ये हमेशा एक समबाहु त्रिभुज के रूप में रहेगा। इसलिए प्रिज्म का कोण हमेशा कितना लगभग रहता है? 60 डिग्री ही रहता है। ठीक है, हाँ, कोण दूसरे कोण के भी मिलते हैं, लेकिन जनरली यूज होने वाला यहाँ पे प्रिज्म का कोण जो होगा 60 डिग्री का। तो इसे हम लोग प्रिज्म का कोण कह सकते हैं, या फिर प्रिज्म का अपवर्तक कोण भी कह सकते हैं। यह कोण प्रिज्म का कोण कहलाएगा या प्रिज्म का अपवर्तक कोण भी कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब प्रिज्म का आधार क्या होगा, इसका बात कर लेते हैं। हेडिंग देते हैं प्रिज्म का आधार। प्रिज्म का आधार बेस ऑफ द प्रिज्म। प्रिज्म का आधार
आधार कौन सा होगा? तो देखो ये आपके यह और यह दो अपवर्तक पृष्ठ हुए, तो इसके बाद एक जो तीसरा जो बच गया ना, जो नीचे की तरफ है, यानी ये बी सी सी डैश बी डैश, यह वाला प्रिज्म का आधार कहलाएगा। अगर मतलब हम लोग दो को अपवर्तक कोण ले लेते हैं, जो तीसरा समतल पृष्ठ दिखेगा ना, वो आपका क्या हो जाएगा? वो प्रिज्म का आधार होगा। यानी यहाँ पे ये वाला सामने वाला बी सी सी डैश बी डैश, ये वाला, ये आपका क्या कहलाएगा? प्रिज्म का आधार कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये अपवर्तक कोर के जो सामने होगा, अपवर्तक कोर ए डैश है, इसके सामने यानी कि जस्ट नीचे वाला, इसके नीचे वाला है ना, जो बेस में इसके है, वही आपका प्रिज्म का आधार कहलाएगा। तो लिख सकते हैं कि अपवर्तक कोर, अपवर्तक कोर के सामने, अपवर्तक कोर के सामने वाले पृष्ठ को प्रिज्म का आधार कहते हैं। प्रिज्म का आधार कहते हैं। प्रिज्म का आधार कहते हैं। यानी कि यहाँ प्रिज्म का आधार कौन सा हो जाएगा? आपका यह हो जाएगा बी सी सी डैश बी डैश, बी सी सी डैश बी डैश, ये वाला नीचे वाला देख रहे हैं ना? तो प्रिज्म का आधार का कोण हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, प्रिज्म का आधार हो जाएगा। अब एक और छोटा सा टॉपिक बच गया, उसको भी देख लेते हैं। प्रिज्म की मुख्य काट, अंग्रेजी में कहेंगे प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द प्रिज्म। चलिए देखते हैं प्रिंसिपल सेक्शन क्या होता है प्रिज्म का। तो ये आपका अपवर्तक कोर है। इस अपवर्तक कोर के एक, है ना, अपवर्तक कोर के लंबवत जो तल होगा, तो इसके लंबवत तल ये आपका ए बी सी हो सकता है। ठीक है, इस ए बी सी का कोई भी काट, यानी कहने का मतलब अगर मैं इस यहां से बीचों बीच काट दूं, तो यहाँ जो बनेगा तो वो भी आपका एक त्रिभुज आकार के इसी की तरह की आकृति बनेगी, सेम ही बनेगी। कहीं से भी इसको काट दोगे, इसके क्रॉस सेक्शन को, तो ये आपका जो ए बी सी देख रहे हैं ना, है ना, यही जो आपका क्या कहलाएगा? प्रिज्म का मुख्य काट कहलाएगा। ठीक है, ये प्रिज्म का मुख्य काट कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसे परिभाषित कर सकते हैं कि अपवर्तक कोर के लंबवत एक तल द्वारा प्रिज्म की काट को प्रिज्म का या प्रिज्म की मुख्य काट कहते हैं। प्रिज्म की मुख्य काट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये ए बी सी जो होगा, ये आपका प्रिज्म का मुख्य काट होगा, चाहे ए डैश बी डैश सी डैश होगा, मुख्य काट होगा। यहाँ से इसको यहाँ से बीचों बीच एकदम लंबवत काट दे, तो यहाँ जो आपका सेक्शन बनेगा, वो भी जो काट बनेगा, वो भी आपका क्या कहलाएगा? प्रिज्म का मुख्य काट ही कहलाएगा। तो हम लोग प्रिज्म के सभी भागों के बारे में जान चुके हैं अब अच्छे तरीके से। अब चलिए हम लोग प्रिज्म के अंदर अपवर्तन को देखते हैं। तो जैसा कि ये आपका प्रिज्म है, लेकिन मैं क्या करता हूं, समझाने के लिए एक 2D आकृति द्वारा देखते हैं। ठीक है, ये तो आपका 3D है और इसके अंदर अपवर्तन दिखाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक 2D आकृति ले लेता हूँ। ठीक है, यह आपका क्या है? प्रिज्म है। ठीक है, यह प्रिज्म है। अब देखिए ये आपका प्रिज्म हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस प्रिज्म पे एक ऐसे आपतित किरण लेके आ रहे हैं। यह आपकी क्या है? आपतित किरण है। ये प्रिज्म से टकरा रही है, प्रिज्म के सतह पे जाके टकरा रही है, तो यह आपका आपतन बिंदु होगा, आपतन बिंदु होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो इस पर एक अभिलंब देते हैं, जो क्या होगा? इस आपतन बिंदु पर लंब होगा। ऐसे ही ना होगा जी, ये आपका अभिलंब हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर देता हूं? डॉटेड कर देता हूं। ये आपका अभिलंब है। ठीक है, डॉटेड कर दिया। अब देखिए यह आपका वायु है और वायु से यह एक कांच ही है ना जी, कांच का बना हुआ होता है, तो इसमें जाएगा तो क्या होगा? अभिलंब के तरफ मुड़ेगा, ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे ही ना मुड़ जाएगा आपका। ठीक है,
जाना चाहिए था इसको ऐसे, वास्तव में सीधे जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, ये इधर मुड़ गया, है ना। इसको ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए था, ये मैं डॉटेड कर दूंगा, ये वास्तव में नहीं है, ठीक है, ये मुड़ जा रहा है इधर, तो ये आभासी हमने खींचा है कि ये जाना चाहिए था सीधे, लेकिन ये क्या हुआ, इधर मुड़ गया। तो इसको मैं डॉटेड कर दूंगा क्योंकि हमारा ये काल्पनिक चीज हम, ये वास्तव में ऐसे होगा नहीं, ये तो इधर मुड़ जाएगा। तो ये क्या हुई, आपकी अपवर्तित किरण हो गई। यहाँ अपवर्तित किरण क्या हुई, अभिलंब के तरफ मुड़ गई है, यहाँ पे गई। अब जब यह कांच से यानी कि ये आपका प्रिज्म से जब वायु में जाएगी तो अभिलंब से दूर भागेगी। तो पहले हम लोग इसमें अभिलंब खींच लेते हैं, चलिए। तो यह आपका एक अभिलंब यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं। अभिलंब कहने का मतलब इस प्रकार से होगा कि जो दिखने में लंब दिखे आपके सतह पे, इस पे, ठीक है। इसको थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूं, समझ गए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका अभिलंब हो गया, ठीक है, ये आपका अभिलंब हुआ। अब यहां से क्या होगा, यहां से किरण जानी चाहिए थे ऐसे सीधे, लेकिन क्या होगी, ये अभिलंब से दूर हटेगी, ऐसे जाएगी, अभिलंब से दूर हटेगी, ठीक है, अभिलंब से दूर हट गई है, चलिए, और ये ऐसे इधर निकल जाएगी। तो ये आपतित किरण हुआ, और ये जो फाइनली निकल रहा है क्या हुआ, निर्गत किरण हुआ। तो जानी चाहिए थी किरण, आपतित किरण ऐसे सीधे निकलनी चाहिए थी, अगर ये एक ही अगर माध्यम में गमन करती, माध्यम नहीं बदलता तो ऐसे सीधे निकल जाती, लेकिन ये ऐसे निर्गत किरण फाइनली यहां निकल जा रही है। तो इसके बीच, ये निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच जो यहां पर हमें कोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर मैं इस कोण का नाम कुछ दे दूं, मान लो इसका लिख देता हूं यहाँ पे P, यहाँ पे Q और यहाँ पे R। तो मैं एंगल PQR की बात करूं तो इसे हम लोग विचलन का कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, विचलन का कोण, विचलन का कोण अंग्रेजी में कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। तो हम लोग इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण जो होता है उसे हम लोग विचलन का कोण कहते हैं। आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन का कोण कहते हैं, विचलन का कोण कहते हैं, विचलन का कोण कहते हैं। समझ गए विचलन का कोण क्या होता है। अब यह विचलन का कोण प्रिज्म के कोण के ऊपर निर्भर करता है, प्रिज्म का जो अपवर्तक कोण ये जो है इसके ऊपर निर्भर करता है। अगर प्रिज्म का अपवर्तक कोण अधिक होगा, यानी कि यह वाला कोण, यानी ये थोड़ा सा और चौड़ा बढ़ा दिया जाए, अगर मान लीजिए इसके अपवर्तक पृष्ठ जो है ना, बड़ा कोण बनाए यहां पर, ठीक है, तो बड़ा कोण बनाएंगे तो विचलन भी उतना ही अधिक होगा। तो मतलब ये विचलन का कोण किसके ऊपर निर्भर करता है, तो अपवर्तक कोण के ऊपर निर्भर करता है, या यूं कहें कि प्रिज्म का अपवर्तक कोण या प्रिज्म के कोण के ऊपर निर्भर करता है। तो प्रिज्म का कोण जितना अधिक होगा उतना ही विचलन का कोण अधिक होता है। समझ गए, क्लियर हो गया। तो इस वीडियो में हम लोग यही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsar.in और यहां जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो जल्दी से जाइए, गूगल पे जाकर जल्दी सर्च करिए।